हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में पूछा था कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री है एक ब्रांच, वो भी साइंस का, जिसमें स्टडी किया जाता है मैटर के बारे में। और मैटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं अगर उसको अलग अलग कंडीशंस में रखा जाए, अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको रखा जाए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस सब के बारे में जो स्टडी की जाती है ना, उसकी ब्रांच को बोलते हैं केमिस्ट्री। इस सब के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं केमिस्ट्री। तो इसमें क्या है, मैटर के बारे में स्टडी है। मैटर क्या होता है? मैटर हर एक वो चीज जिसमें मास हो, जिसमें कोई ना कोई मास हो और वो कुछ या ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और मास होना चाहिए, ठीक है। अब मास किसकी वजह से होता है? सबसे पहले मैटर का जो यूनिट होता है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है एटम। एटम का मास किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से ना। तो घूम फिर के बात कहां पर गई? एटम्स पे, है ना। मैटर बना है एटम से, राइट। मैटर एटम से ही बना है ना। तो एटम्स का मास, उसी की वजह से मैटर का मास, ठीक है। और रिएक्शंस भी इसी वजह से ही होते हैं। अलग अलग कंडीशंस में रखा जाता है तब कोई अलग चेंज होएगा, दूसरे एनवायरनमेंट में रखो तो अलग चेंज हो जाएगा। और इन सब की स्टडी के कहां पर, किस कंडीशन में, किस एनवायरनमेंट में, किस मैटर को रखा जाता है और क्या चेंज होता है और क्यों होता है, तो इस सब के बारे में जो स्टडी है ना भाई, वो है केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री है ब्रांच साइंस का, और साइंस में आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो साइंस का मतलब क्या है? अब साइंस का भी मतलब पता होना चाहिए ना यार। तो साइंस का मतलब है, साइंस एक स्टडी है फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, इसके बारे में स्टडी करना होता है साइंस। साइंस, फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड, आप कह सकते हो पूरी दुनिया के बारे में स्टडी करना, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, ठीक है। अब ये स्टडी कैसे की जाती है? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, राइट। तो ये है साइंस। तो निष्कर्ष क्या निकला? केमिस्ट्री है ब्रांच साइंस का, जिसमें स्टडी किया जाता है मैटर के बारे में। मैटर हर वो चीज होती है जिसमें मास हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, ठीक है। और मैटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं अलग, अगर उसको अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस और एनवायरनमेंट में रखा जाए, ठीक है, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में स्टडी करना होता है केमिस्ट्री। और साइंस होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। अब वो कैसे किया जाता है? एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, है ना, और भी चीजों के द्वारा उसको स्टडी किया जाता है। तो ये थी डेफिनेशन केमिस्ट्री की और साइंस की। अब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले, और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions. अब देखो, समझो क्या है डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि इस शब्द से पता चल रहा है, डिस्प्लेस होगा, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, डिस्प्लेस होगी। इस शब्द का यही मतलब निकल के आ रहा है ना। तो देखो, यहां पर क्या दिया है, दोज रिएक्शंस इन व्हिच एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा। इट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, राइट। इट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट, लेकिन वो जो दूसरा एलिमेंट है वो किसी कंपाउंड में होगा, ठीक है। तो उस कंपाउंड में से उस एलिमेंट को हटा देगा और वो खुद बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल से समझो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एलिमेंट प्लेस लेगा, जो एलिमेंट लात मारेगा, ठीक है, वो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसको लात पड़ गई,
ठीक है, जिसको भगाया गया। देखो समझो, एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या है, Fe प्लस CuSO4 क्या दे रहा है, FeSO4 प्लस Cu। सबसे पहले यहीं पर समझ लो, Fe है एक एलिमेंट, Fe एक एलिमेंट है, CuSO4 हो गया एक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो Fe और Cu एलिमेंट है, ठीक है, समझो। अब ये जो है ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। अब क्या करेगा, अगर हमने इन दोनों को एक साथ रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो Fe है ये Cu को यहाँ से लात मार देगा, ये भगा देगा यहाँ से, और ये खुद जगह ले लेगा इस सॉल्यूशन में। ओके, तो कॉपर बाहर निकल गया और Fe ने इसकी जगह ले ली और बना लिया FeSO4। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होते हैं, ये देख रहे हो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले एलिमेंट से। ओके, तो जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से, है ना। यानी कि अगर हमने सोडियम लिया और पोटेशियम लिया किसी कंपाउंड में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है पोटेशियम है किसी पोटेशियम लिया और सोडियम है किसी कंपाउंड में, तो अगर हमने दोनों को रिएक्ट करवाया ना, तो जो पोटेशियम है वो सोडियम को लात मार देगा, उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड विल टेक द प्लेस ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। तो समझे ना, कोई एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से, ठीक है, और उसकी जगह ले लेगा और नए प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देगा। और ये रिएक्शन कैसे होगा, मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। समझ आई। अब देखो, अब एग्जांपल समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आयरन है Fe, यह है ग्रे इन कलर, और है कॉपर सल्फेट जो है ब्लू इन कलर। अब देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कैसा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, एक बीकर में मान लो, एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने एक आयरन की नील डिप कर दी, आयरन की नील डाल दी, जैसे कि पानी भरा हुआ है उसमें आयरन नील डाल दी, ऐसी समझ लो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयरन नील को डाल दिया। अब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर क्या होगा पता है, अब यहां पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को लात मार देगा, उसके सॉल्यूशन से भगा देगा। तो जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू इन कलर था, लेकिन आयरन ने उसको लात मार दी और उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो वो जो कलर है ना वो ब्लू से चेंज होकर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा उस सॉल्यूशन का। और जो आयरन नेल थी, अगर उसको आप निकाल के देखोगे ना, तो वो आयरन नेल रेड ब्राउन हो जाएगी। रेड ब्राउन क्यों, क्योंकि उस आयरन नेल पर कॉपर की परत जम जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, कॉपर की परत क्यों जमी, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, आयरन ने कॉपर को वहां से भगा दिया और कॉपर बाहर निकल गई रेड ब्राउन कलर में, जो है ना वो कॉपर ही है, ठीक है। ये रिएक्शन है, मतलब आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, वहां से आयरन ने कॉपर को भगाया, कॉपर आयरन नेल पे आ गया और आयरन ने सॉल्यूशन बना लिया अपना, ठीक है। और इसी वजह से जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन भाई आप अभी आगे क्लिप में देख लो कैसे हो रहा है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, ऐसे ही हम दूसरा रिएक्शन भी बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर ले लेते हैं हम जिंक ले लेते हैं और कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। जिंक ले लेते हैं, कॉपर लेते हैं। अब बनाएंगे हम रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होता है देखो, जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक को अकेला रखो, जिंक अकेला रख लिया, ये होगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस कॉपर का सॉल्यूशन ले लो, कॉपर का कोई कंपाउंड लो, सल्फेट ही ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 एक्वस फॉर्म में,
तो जिंक प्लस CuSO4 बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब ये क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में। यहां पर बेचारा, यहां पर भी Cu को लात खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और इसी वजह से जिंक कॉपर को हटा देगा, यहां से उसकी जगह ले लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा तो कॉपर ऐसे हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही रिएक्शन है, आयरन ने कॉपर को लात मारी, उसकी जगह ले ली और कॉपर बेचारा बाहर निकल गया, है ना। तो यही रिएक्शन है और अपन ने रिएक्शन भी बना लिया, तो ऐसे ही आप समझ जाओगे। तीसरा एग्जांपल क्या है? तीसरा एग्जांपल है आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये इस टाइप के रिएक्शन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में भी इस टाइप के रिएक्शन आएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। देखो कैसे, आयरन है, कहां पर आयरन, यहाँ पर, हाइड्रोजन से तो ऊपर ही है ना, यानी कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट है FeCl2 और ये गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। एक बार रिकैप करवा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को लात मारेगा, उसकी जगह ले लेगा और नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। पहले था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक ही जगह पर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, है ना, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट, कोई दो चीज एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि ये है, ठीक है, इसने इसकी जगह ले ली और ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले यहाँ पर थे ब्लू और ब्लैक, ब्लू ने ब्लैक की जगह ली और ब्लैक ने ब्लू की जगह ले ली, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ये था कि मान लो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इसको हटा दिया, इसने इसको हटा दिया और ये अलग निकल गया। इसने इसकी जगह नहीं ली, ठीक है, इसने इसकी जगह नहीं ली। अब मोस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, इसने इसको हटाया, पर जो ब्लैक है जो हटा उसने उसकी जगह नहीं ली, इसने ली, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये अंतर। अब देखो क्या है डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यानी कि दो कंपाउंड होंगे, वहां पर आयन्स का एक्सचेंज होगा। ये रिएक्शन कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता था, लेस रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के हिसाब से। और यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स का एक्सचेंज होगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दोज रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड होंगे, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, वो दो कंपाउंड अपने आयन्स का एक्सचेंज करेंगे, अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेंगे और दो नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है वो बेसिकली सॉल्यूशंस में ही होते हैं, है ना। मतलब ऐसा होता है कि एक कंपाउंड सॉल्यूशन में है, तो मतलब एक्चुअली ये रिएक्शन सॉल्यूशंस में ही होते हैं जनरली। और
जनरली क्या होता है कि कोई ना कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा सॉलिड। प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि फॉर्म हो जाता है। ओके, तो वो प्रेसिपिटेट, और जिस रिएक्शन में ये फॉर्म होता है उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यार अब एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल से समझो इस चीज को, एक्सचेंज ऑफ आयन होता कैसे एक्चुअली में। तो देखो यहाँ पर आयन्स क्या बनेंगे, AgNO3, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड। तो ये दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा और ये दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे और नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, AgNO3 था और NaCl था। अब वहां पर क्या बन गया, AgCl, Ag ने Na की जगह ले ली, ठीक है, और Na ने Ag की जगह ले ली और बना लिया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यही इसमें बताया था कि दो कंपाउंड रिएक्ट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज होगा, वो मैं बता देता हूँ कैसे होगा, लेकिन पहले ये समझो कैसे हुआ। Ag ने Na की जगह ले ली, AgCl बना लिया, और Na ने Ag की जगह ले ली और NaNO3, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होता है, यहाँ पर Ag का हो जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस हो जाएगा इसमें आयन्स, और Na और ये Cl है तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो Ag प्लस है और Cl माइनस है, इन दोनों का यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्शन ज्यादा फील करेंगे और Na प्लस और NO3 माइनस अट्रैक्शन ज्यादा फील करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से एक्सचेंज हो जाता है। तो जो Ag प्लस है और Cl माइनस है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, वो दोनों आयन्स AgCl बनाएंगे और Na प्लस और NO3 माइनस कंबाइन होकर NaNO3 बना लेगा, और इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं और इस प्रकार से होता है आयन्स का एक्सचेंज। पर ये आयन्स कैसे फॉर्म हुए ये आपने 9th में पढ़ लिया होगा। जो वैलेंसी जिसको भी पता होगी और जिसने 9th में फॉर्मूला बनाना सीखा होगा तो वो भाई पता लगा सकता है। तो भाई कोई भी वीडियो सर्च कर लो यूट्यूब पे और देख लो तो आप समझ जाओगे। जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है ना। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, बहुत ही मेन एग्जाम्पल है भाई। इस एग्जाम्पल को भी और ऐसे रिएक्शंस को भी आप दूसरे चैप्टर, सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ने वाले हो। देखो क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। अब यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, देखो सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, NaCl बना लिया, और हाइड्रोजन ने सोडियम की जगह ले ली तो H2O बन गया, HOH, दो हाइड्रोजन H2 और O, ठीक है। तो HOH H2O बन गया और Na ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो Na ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और हाइड्रोजन ने इसकी, तो फॉर्म क्या होगा, जब Na ने इसकी जगह ली तो फॉर्म हो गया ये, और जब इसने इसकी जगह ली तो फॉर्म हो गया ये, समझ गए। अब ये जो रिएक्शन है वो है, देखो जो NaOH है वो है बेस, HCl है एसिड, एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और ये रिएक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम पढ़ने वाले हैं, और ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो भाई ये वाला जो एग्जांपल है इसको भी देख लो क्लिप में, वीडियो क्लिप में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो में हम कर लेंगे चैप्टर को कंप्लीट। मतलब आप कह सकते हो कि थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का हो जाएगा पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और भाई चिंता मत करो, क्विजेस भी होंगी, लेकिन वो होगी बोर्ड्स के आसपास, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम होंगे उसके एक दो महीने पहले से या 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक जनवरी से, ओके। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। और रिवीजन सीरीज भी चलेगी, ठीक है। जो चैप्टर मैं कवर करूँगा उनका रिवीजन भी करूँगा। अब अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना यार, तो फिर फटाफट से वीडियो जाके लाइक कर दो यार। जो भी बंदा चैनल पर नहीं है, चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता दो और मन से कहना होगा राधे राधे।